साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक लंबे समय से कानून के शिकंजे में हैं। उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, यहां तक कि डी गैंग से संबंध होने, देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर काम करने और भी कई तरह के आरोप लगे। 23 फरवरी 2022 को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वो कभी जेल तो कभी लॉकअप में बंद है, लेकिन फिलहाल अस्पताल में है। अब इधर नवाब मलिक को लेकर ईडी ने सबसे बड़ा और हैरानी भरा खुलासा कर दिया और इस बार नवाब मलिक को ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न ने फंसा दिया है। नवाब मलिक को लेकर कोर्ट में ईडी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और 67 लाख की लीड के साथ बहुत कुछ मिल गया। यहाँ तक कि खुद नवाब मलिक हैरान हो गए कि आखिर ये भी कैसे पता चल गया। तो बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है, नया और हैरानी भरा खुलासा क्या है, ITR वाला मामला और 67 लाख की लीड क्या है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या नवाब मलिक के लिए अब बच पाना लगभग असंभव हो गया है। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक जब से कानून के शिकंजे में हैं, जेल भेजे गए हैं, तब से लगातार छटपटा रहे हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन कोई भी रास्ता उनका काम नहीं कर रहा। हर जगह से झटके पर झटके लग रहे हैं। अब उन्होंने बेल की रेगुलर एप्लीकेशन लगाई थी और मलिक को इस बार पूरा भरोसा था कि यहाँ तो कम से कम राहत जरूर मिलेगी, वो खुली हवा में सांस ले सकेंगे। अब नवाब मलिक पर स्पेशल PMLA कोर्ट उनकी जमानत पर अपना फैसला देती। इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक महा फैसला आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी कार्रवाइयों को सही ठहरा दिया, ईडी की गिरफ्तारियों को सही बता दिया और ईडी ने जो संपत्तियां अटैच की हैं, जब्त की हैं, उसे भी पूरी तरह से सही और सटीक कह दिया। और एक तरह से ईडी की ताकत को, पावर को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, मोहर लगा दी और सभी को बता दिया कि ईडी ने जो कुछ किया है वो सही है और आगे भी ईडी ऐसा सही काम करती रहेगी। अब मामला यहीं तक नहीं अटका, बल्कि इससे भी आगे पहुंच गया, क्योंकि अब तो ईडी को ताकत मिल चुकी थी। ईडी को उनके काम का इनाम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था और इसी बीच नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मलिक की मांग पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था और ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया, जिसमें कई बड़े और हैरानी भरे खुलासे कर दिए। और यहीं पर ITR वाला मामला भी सामने आ गया, जिसने मलिक को और ज्यादा फंसा दिया, या कहें कि बुरी तरह से फंसा दिया, अटका दिया। ईडी की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया गया है कि नवाब मलिक सीधे तौर पर इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में शामिल हैं और मलिक ने हसीना पारकर के साथ मिलकर इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया और इसका फायदा डी तक, दाऊद तक पहुंचाया गया और इसके लिए बकायदा 55 लाख रुपए का अमाउंट भी पारकर को दिया गया। और ये बात एक आई विटनेस यानी कि खुद अपनी आंखों से देखने वाले गवाह ने बताई है। अब ये बातें ईडी पहले भी कह चुकी है, लेकिन इस बार पुख्ता सबूत और गवाहों के साथ ईडी पहुंची और नई बात भी बता दी। जी हाँ, आगे देखिए, ईडी ने यहीं पर ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का जिक्र कर दिया और बड़े हैरानी भरे खुलासे किए। ईडी ने कहा कि सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल किया है, उसके मुताबिक 66,90,000 रूपए यानी कि करीब 67 लाख रूपए बतौर रेंट यानी बतौर किराया वन ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चर से प्राप्त किया है, जो की गोवा वाला कंपाउंड का हिस्सा है। और यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि नवाब मलिक ने सॉलिडस कंपनी के जरिए ही मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया, ये ईडी का कहना है। अब यहाँ पर पूरा मामला डिटेल में देखिए और समझिए। ईडी के मुताबिक पहले गोवा वाला कंपाउंड को जबरन हथियाया गया, कब्जा किया गया और फिर सॉलिडस कंपनी के जरिए पहले गोवा वाला कंपाउंड से रेंट वसूलना शुरू किया गया और खुद सॉलिडस कंपनी ने दिखाया कि उसे किराए के तौर पर वन ऑटोमेटिव से करीब 67 लाख रुपए मिले हैं, यानी कि 67 लाख की बड़ी लीड यहाँ पर मिल गई। और सॉलिडस कंपनी है जिसका अधिग्रहण बाद में नवाब मलिक ने उनके परिवार ने कर लिया था। ईडी का कहना है कि इस पूरे जुर्म को नवाब मलिक ने सॉलिडस कंपनी के जरिए ही किया था और इसी के जरिए इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया। आगे देखिए, ईडी ने कोर्ट को बताया कि पहले नवाब मलिक ने हसीना पारकर के साथ मिलकर मीटिंग्स को ज्वाइन किया था, जो कि गोवा वाला कंपाउंड को हथियाने को लेकर हुई थी और वहीं बाद में सॉलिडस कंपनी के अधिग्रहण करने के दौरान हुई मीटिंग्स में भी नवाब मलिक शामिल हुए थे। और ये बातें ईडी ने कोर्ट में कही है, मलिक की जमानत याचिका पर मांगे गए जवाब के विरोध में कही है। यही नहीं, ईडी ने यहाँ तक कह दिया कि PMLA कानून के बनने से पहले और PMLA कानून के बनने के बाद भी लगातार यहाँ पर नवाब मलिक की तरफ से ऑफेंस किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई और जो कि सीधे सीधे कानून तोड़ना है, बहुत बड़ा जुर्म है। ईडी ने कहा कि नवाब मलिक 6 हफ्ते के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन 6 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जेल से बाहर अस्पताल में ही है। और नवाब मलिक ने बेल एप्लीकेशन सिर्फ इसीलिए लगाई है ताकि उनके अस्पताल में रहने का मामला ठंडा पड़े रहे, वो अस्पताल में छिपे रहे और इस पर कोई बात ना करे। बात सिर्फ जमानत की याचिका पर हो और वो अस्पताल में आराम से मौज कर सकें।
ईडी ने साफ साफ मांग की है कि नवाब मलिक ने जब अपनी बेल एप्लीकेशन में कहीं भी मेडिकल दिक्कत की बात नहीं लिखी है तो साफ है कि मलिक अब ठीक है, उन्हें मेडिकल सुविधा नहीं चाहिए, लिहाजा जल्द से जल्द नवाब मलिक को वापस से जेल भेजा जाए, ये कोर्ट से ईडी ने मांग की है। अब यहाँ पर ईडी ने एक तरह से डबल अटैक नवाब मलिक कर दिया। एक तरफ तो इस बार आईटीआर के मामले में मलिक को फंसा दिया, अटका दिया और 67 लाख की जो लीड मिली उसने पूरे मामले को पलट दिया, जिस पर अब मलिक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल ग्राउंड के बाद जो उन्हें अस्पताल में कुछ दिन बिताने का मौका मिला था वो भी बहुत जल्द खत्म होने की यहाँ पर संभावना दिख रही है, लिहाजा उन्हें बेल मिलना तो बहुत दूर की बात दिख रही है, बल्कि जल्द से जल्द उनकी जेल में वापसी भी हो सकती है और तरोड़ जेल में उनको फिर से लाया जा सकता है। तो इस पूरे मामले पर नवाब मलिक बुरी तरह से गिर गए। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई हैं। ईडी ने एक बार पूछताछ कर ली और दोबारा पूछताछ के लिए 2 बार राउत को समन किया जा चुका है, लेकिन अब तक संजय राउत पेश हुए नहीं हैं। बुधवार को भी संजय राउत को बुलाया गया था, लेकिन संजय राउत पहुंचे नहीं। अपने वकील के जरिए ये बात जरूर पहुंचवा दी कि वो 7 अगस्त से पहले पूछताछ के लिए आ नहीं सकते, यानी कि साफ साफ ईडी की समन को संजय राउत नकार रहे हैं, धता बता रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अब इस बीच संजय राउत तो पेश नहीं हुए, लेकिन इसी पात्रा चौल घोटाले में मुख्य गवाह मानी कही जा रही स्वप्ना पाटकर को धमकी मिलने से कोहराम मच गया है। जी हाँ, स्वप्ना पाटकर जो कि संजय राउत के बेहद करीबी सुजीत पाटकर की पत्नी है और स्वप्ना पाटकर के साथ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का अलीबाग में एक प्लॉट भी है, जिसमें ये दोनों ही कंबाइंड मालकिन है और वो प्लॉट भी ईडी ने इस मामले में अटैच किया था। उसी स्वप्ना पाटकर ने धमकाने का आरोप लगाया। तो पहले आपको बताते हैं कि स्वप्ना ने क्या क्या बताया, कौन दे रहा धमकी, और फिर बताएंगे कि आगे क्या होगा, राउत का क्या होगा। तो संजय राउत के बेहद करीबी सुजीत पाटकर से उनकी पत्नी स्वप्ना पाटकर अलग हो चुकी है और पात्रा चौल घोटाले की मुख्य गवाह है। स्वप्ना का कहना है कि उन्हें बयान वापस लेने, गवाही वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही हैं और बार बार धमकी में यही कहा जा रहा है कि संजय राउत के खिलाफ दी गई गवाही वापस लो, ईडी को संजय राउत के खिलाफ बताई गई बातों को, बयान को वापस लो, नहीं तो अंजाम भुगतो। जी हाँ, यही बात स्वप्ना पाटकर ने कही है। स्वप्ना पाटकर ने आगे कहा, इस हफ्ते की शुरुआत में जब से मैंने ईडी के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं उसके बाद से ही लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि संजय राउत के खिलाफ दिया गया बयान तुरंत वापस लो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा, जान से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ बयान देना स्वप्ना पाटकर को भारी पड़ रहा है। स्वप्ना की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि धमकियां रुक नहीं रही हैं और इसीलिए स्वप्ना पाटकर ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। मुंबई पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है ताकि वो सुरक्षित रह सके, उस पर किसी का हमला ना हो। स्वप्ना पाटकर का साफ साफ कहना है कि वो जो कुछ भी पात्रा चौल मामले को लेकर जानती थी, जो कुछ भी उन्हें पता था, वो उन्होंने सब कुछ ईडी को बता दिया है, लेकिन यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है और इसीलिए मेरे पीछे पड़ गए हैं और बार बार संजय राउत के खिलाफ बयान को वापस लेने की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन साथ ही स्वप्ना ने कहा है कि वो डरने वाली नहीं है, डटकर इसका सामना करेंगी और सच के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। अब स्वप्ना की इस कंप्लेंट के तुरंत ही बाद मुंबई पुलिस से उनको सुरक्षा मिलने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ स्वप्ना की शिकायत पर मुंबई पुलिस भी शिकायत दर्ज करके मामले में जांच कर सकती है, आगे बढ़ सकती है और फिर जांच में जुटेगी तो जो भी इसके पीछे होगा उस पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है नहीं, लिहाजा संजय राउत के लिए भी इसमें बड़ी मुश्किल, बड़ी आफत आ सकती है। पात्रा चौल के मामला तो बहुत देर में जो भी होगा, लेकिन फिलहाल जो हाल फिलहाल संकट संजय राउत के लिए आ गया वो इस धमकी को लेकर है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।